शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटे की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सीजेआई उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट दो अलग अलग फैसले सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पिछले महीने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल दौरे पर रहेंगी। यहाँ प्रियंका हिमाचल के ऊना की हरोली विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका के दौरे के दौरान पार्टी के बड़े और नामी चेहरे भी उनके साथ रहेंगे। प्रियंका की रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। ये रैली दोपहर करीब 1 बजे हरोली के कांगड़ मैदान में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा हिमाचल में ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल की रामपुर, जुब्बल कोटखाई और रोहडू में नड्डा की जनसभाएं होंगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नड्डा बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल की हमीरपुर, मंडी और सोलन में सीएम योगी की सिलसिलेवार 3 जनसभाएं होंगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सीएम योगी आने वाले दिनों में हिमाचल में और भी रैलियां कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी सीएम योगी की हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 10 चुनावी रैलियां और 20 सामान्य सभाएं कराने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज केजरीवाल के गुजरात दौरे का चौथा दिन है। अरविंद केजरीवाल आज राजकोट, रूरल, कालावाड़ और जेतपुर में रोड शो करेंगे। तो वहीं वो 8 नवंबर को जूनागढ़, केशोद और मांगरोल में रोड शो करेंगे। गुजरात की कुल 182 सदस्य विधानसभा के लिए पहले चरण में 79 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। AQI में सुधार के चलते एनसीआर में ग्रैब के तहत लगाई गई चौथे चरण की पाबंदियों को हटा लिया गया है। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। हालांकि इस बीच ग्रैब 1 से 3 तक के नियम लागू रहेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अभी भी स्मोक का स्तर बरकरार है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें स्कूल खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। बता दें कि लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में 8 नवंबर तक 5वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने प्रदूषण कम होने पर दिल्ली एनसीआर से GRAP 4 के प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है। अब GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। साथ ही दिल्ली में डीजल इंजन के प्रवेश पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते 3 नवंबर को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू किया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट ये तय करेगा कि शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने का आरोप लगा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 61वां दिन है। करीब 16 दिन तेलंगाना में रोड शो करने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, लेकिन इससे पहले आज राहुल तेलंगाना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
राहुल आज जुक्कल में जनसभा करेंगे। कांग्रेस को राहुल की पदयात्रा से काफी उम्मीदें हैं। बता दें कि तेलंगाना में पैदल मार्च का चरण 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था। दिल्ली चुनाव आयोग ने आज सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। निगम चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। बैठक का आयोजन कश्मीरी गेट के निगम भवन में किया गया है। उम्मीद है कि बैठक में आगामी निगम चुनाव को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद दिल्ली में 4 नवंबर से ही आचार संहिता लागू कर दी गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिनों के रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस साल फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर की रूस की ये पहली यात्रा होगी। जयशंकर रूस के उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री डेनिस मंटूरोव से भी मुलाकात करेंगे, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के उनके समकक्ष हैं। सेना के शीर्ष कमांडरों का आज से 5 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान चीन से लगी सीमा समेत राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती की समीक्षा करने के साथ उन उपायों पर भी मंथन होगा जिसमें देश की 13 लाख सैनिकों वाली मजबूत सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सैन्य कमांडरों के साथ वार्ता का भी कार्यक्रम 10 नवम्बर को प्रस्तावित है। सम्मेलन के दौरान उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी भू राजनीतिक असर पर भी चर्चा होगी। देव दीपावली पर योगी सरकार वाराणसी के सभी घाटों को 10 लाख दियों से रोशन करने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण के कारण इस बार 7 नवंबर को ही काशी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। देव दीपावली पर काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होने का अनुमान है। योगी सरकार जहां वाराणसी में सभी घाटों को 10 लाख दियों से रोशन करके नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, तो वहीं नव्य भव्य काशी विश्वनाथ को दिव्य और अलौकिक रूप देने के लिए फूलों से सजाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 5,315 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़क परियोजना को शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। स्थानीय आबादी और शहरी आबादी एक तरफ जहां इससे सीधे लाभान्वित होंगे, वहीं आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। जिन जिलों में सड़क का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा उनमें महाकौशल अंचल के जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और नरसिंहपुर जिला शामिल है। जबलपुर जिले में 8 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। बिहार, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार की एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जबकि महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव गुट की प्रत्याशी की जीत हुई। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। ओडिशा में बीजेपी और तेलंगाना में टीआरएस प्रत्याशी जीते हैं। कुल मिलाकर 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है कि देश भर में बीजेपी का जलवा अभी भी बरकरार है। तेलंगाना में मनुगोड़े विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रविवार को 6 चरण की मतगणना के बाद सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार के राजगोपाल को हरा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई। टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को 96,598 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राजगोपाल को 86,585 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पलवई श्रावंती की जमानत जब्त हो गई। ओडिशा में विपक्षी दल बीजेपी ने रविवार को धामनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी बीजू जनता दल के उम्मीदवार को 9,881 वोटों से हरा दिया है। धामनगर सीट 19 सितंबर को बीजेपी विधायक विष्णु चरण सेठी के निधन के कारण खाली हो गई थी। बीजेपी उम्मीदवार और सेठी के पुत्र सूर्यवंशी सूरज को 80,351 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अंबाती दास को 70,470 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बाबा हरे कृष्णा सेठी को केवल 3,561 वोट ही मिल पाए। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने सपा को इस सीट पर 34,298 वोटों से हराया है। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने कहा है कि चुनाव जनता नहीं सरकार लड़ रही थी। बीजेपी कार्यालय में जीत के जश्न को लेकर जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए।
बीजेपी की तरफ से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी मैदान में थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा था। इसके अलावा 5 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। बसपा और कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया था। हरियाणा की आदमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने शानदार जीत हासिल की। जीत मिलने के बाद भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि ये पीएम मोदी की नीतियों, सीएम खट्टर की कार्यशैली, आदमपुर के चौधरी भजन लाल परिवार के भरोसे की जीत है। मैं आदमपुर के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर हम पर भरोसा किया। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को कुल 67,376 वोट मिले और पहले नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 51,662 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा।